everyone, I'm Swati and welcome to the first video on our series on electromagnetism. This topic is crucial basically for those students who are preparing for class 12 CBSE exam or any other competitive exam like JEE, JEE Mains, Advanced, NEET, CUET and any other competitive exam, as this topic covers a major portion of your exams. Like for CBSE class 12, it covers around 30 to 40%, for JEE Mains 25 to 28%, Advanced 25 to 30%, NEET 23 to 25%. So this topic is really important. So what is exactly this electromagnetism? Electromagnetism is basically a branch of physics that deals with the study of electric and magnetic field. Okay, the relation between electric and magnetic field. Earlier ये जो दो fundamental forces है, electricity and magnetic field, पहले अलग अलग consider होते थे, but research found that they work together as a single entity, as an electromagnetism. ठीक है? And your class 12th physics part 1 is all about electromagnetism. सब कुछ उसमें electromagnetism के ऊपर है. थोड़ा डीप में समझाऊँ कि क्या होता है तो ध्यान से समझना. ये जो फंडामेंटल फोर्सेस है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. दैट मीन्स दीज फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस. बिना कॉन्टैक्ट हुए ये फोर्स एग्जर्ट कर सकते हैं. तो ये कैसे एग्जर्ट करते हैं? ये अपने चारों एक फील्ड्स बनाते हैं. ये फील्ड जो है, अगर उसमें कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स को. फॉर एग्जाम्पल, हम एक चार्ज की बात करते हैं. चार्ज जब रेस्ट पे है तो वो अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. उसका यूनिफॉर्म मोशन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. एंड यू ऑल्सो नो दैट चार्ज जब मोशन में है तो वो करंट भी करता है. सो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन ऑल्सो इंड्यूस दिस करंट, विच इज मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, जो ही रिलेट करता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेट को एज टुगेदर. ओके, सो जो तुम्हारा पार्ट 1 है फिजिक्स का, CBSE क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 1 बुक, उसमें सब कुछ तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ोगे. लाइक यू लर्न अबाउट इलेक्ट्रोस्टैट्स व्हेन चार्ज एट रेस्ट इन योर फर्स्ट 2 चैप्टर्स, जिसमें हम कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ, गॉस थ्योरम एटसेट्रा. देन यू लर्न अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी इन योर चैप्टर 3. देन you also learn about most crucial topics, Biot-Savart's law, which helps you to calculate the magnetic fields in your chapter 4-5. Then you learn about some magnetic substance, their properties, then how electric and magnetic are related by this famous law, Faraday's law of electromagnetism, in your further chapter. Then AC/DC, and then you also learn about Maxwell equation, which unifies this electromagnetic theory together. Most important 4 equations in the history of electromagnetism. And then you learn about electromagnetic waves, the basics of electromagnetic waves. You have learned about the spectrum, like radio waves, X-ray, microwaves, their properties, the principle behind certain technologies like generators, motors, wireless communication. So this whole is all about electromagnetism. So I can conclude about electromagnetism that it is basically the study of charge. ठीक है, तो हमें चार्ज के बारे में समझना पड़ेगा. तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट चार्ज, इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज. बेसिक से स्टार्ट करते हैं. दिस वीडियो गोइंग टू बी वेरी इजी टू फॉलो. कुछ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स को हम इसमें कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट इट. बेसिक टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट, दैट इज चार्ज. सो हम पढ़ने वाले हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. ठीक है, बहुत सिंपल सा लेक्चर है, फटाफट से तुम्हें समझ में आ जाएगा. चार्ज जो है basically they are of 2 types. 2 टाइप के चार्ज हमने पढ़े हैं. ठीक है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज. फाइन. पॉजिटिव एंड नेगेटिव दे आर लाइक चार्जेस, एंड लाइक चार्जेस क्या करते हैं? हेट करते हैं दूसरे को. दे रिपेल ईच अदर. ओके, और अगर दूसरे ले लें लाइक पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, दे आर अनलाइक चार्जेस विच अट्रैक्ट ईच अदर. मतलब एक दूसरे के पास आएंगे. जिनके पास फोर्स लगेगा वो ऐसा लगेगा कि दोनों एक दूसरे को आपस में एक दूसरे की तरफ खींचेंगे. सेम आएगा तो एक दूसरे को दूर भेजेंगे. सो जो ये फोर्स है, ये रिपेलिंग एंड अट्रैक्टिव दोनों होता है नेचर में. ठीक है, इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है SI यूनिट कूलम, जिसको हम C से डिनोट करते हैं. CGS यूनिट होती है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको हम ESU कहते हैं.
इन दोनों में एक रिलेशन है, दैट इज 1 कॉलम इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU। ओके, अगर हम इसका डिमेंशन देखें, डिमेंशन 11th क्लास में पढ़ा होगा, तो वो होता है एम्पियर इनटू टाइम। फॉर्मूला भी तुमने देखा होगा, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज बाय टाइम, तो चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम, तो A इंटू टी इसका क्या हुआ, डिमेंशन। नेक्स्ट इज फोर्थ प्रॉपर्टी इज एक स्केलर क्वांटिटी है ये। ओके, स्केलर क्वांटिटी तो सिंपल एडिटिव इन नेचर हो गया। एडिटिव इन नेचर इसलिए स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शंस, कुछ वेक्टर लॉ, कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एडिटिव है इन नेचर। ठीक है, बट हमें इसको साइन के साथ लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक सिस्टम मानो, इस सिस्टम में 3 ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं। ओके, एक पे -4 कूलम का चार्ज है, एक पे +2 कूलम का चार्ज है, एक पे +1 कूलम का चार्ज है। चार्ज को डिनोट करेंगे क्यू से, कैपिटल क्यू ले लो, स्मॉल क्यू ले लो। ठीक है, तो इस पे जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा, -4 विथ साइन। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव है, +2 एंड +1 कूलम, तो कितना हो गया, -2 और +1, -1 कूलम ऑफ चार्ज इसके ऊपर नेट है। ठीक है, तो हम सिंपल एडिटिव कर सकते हैं, बट हमें साइन लेना पड़ेगा बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव 2 होते हैं। तो सिंपल स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट कूलम हो गया, एसआई यूनिट ESU हो गया, सीजीएस यूनिट ESU हो गया, 1 कूलम इज 3 × 10 टू द पावर 9 ES। नेक्स्ट हम देख रहे हैं वो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ध्यान से समझना। फिफ्थ इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। इसको समझने से पहले एक और कॉन्सेप्ट समझो, एक और प्रॉपर्टी समझो। ठीक है, इस पे अपन आएंगे। चार्ज जो है इट इज एसोसिएटेड, मतलब इट इज अ प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ओनली। जैसे मैटर की प्रॉपर्टी मास होती है, वैसे एक चार्ज भी होती है। चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जस्ट लाइक मास। ठीक है, बट से पहले ये जो मैटर है इस चार्ज की वजह से ही एक्सपीरियंस करता है फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड magnetic forces when placed in fields। ठीक है, जनरली हमारे पास चार्ज 2 टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक मैटर में हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, वो इक्वल अमाउंट में होता है, इस वजह से हमें कुछ फील नहीं होता। जैसे ये बोर्ड एक मैटर, हम इसको टच कर रही हूँ, इजीली हो रहा है, बट अभी इसमें चार्ज है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, बट इक्वल अमाउंट में होगा, इसलिए मुझे कुछ फील नहीं हो रहा कि भाई ये बॉडी चार्ज्ड है या क्या है। सो नेचुरली न्यूट्रल है, बट इट कंटेन्स चार्ज। ठीक है, तो इस चीज को अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि चार्ज जो है वो हमेशा एसोसिएटेड होगा मास से। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल मान लो, नेचर पार्टिकल मान लो, उसके पास कुछ मास है, तभी वो एक चार्ज को होल्ड कर सकता है। ओके, वरना वो नहीं करेगा, ऐसे नहीं रह सकता चार्ज। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है वो है तुम्हारा +-E। ओके, तो +-E जो है वो तुम्हारा हो जाएगा ±1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये सबने देखा होगा। ठीक है, तो हम इसको समझ सकते हैं कि ये जो E है, ठीक है, दैट E इज इलेक्ट्रॉन, स्मॉलेस्ट, जो -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज कैरी कर रहा है, विच ऑल्सो है सर्टेन मास ऑफ 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। बहुत कम है -31, बट है। ठीक है, और जो पॉजिटिव कैरी कर रहा है वो है प्रोटॉन, जो +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कॉलम है। ठीक है, इक्वल अमाउंट में होते हैं एटम के अंदर,
और प्रोटॉन का भी कुछ मास है। प्रोटॉन थोड़ा हैवी है, ये 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg है, जो ऑलमोस्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर है। एक और न्यूट्रॉन पार्टिकल है बट वो न्यूट्रल है, ठीक है। होता क्या है कि आपके पास जो स्मॉलेस्ट फंडामेंटल है वो तो प्लस माइनस ई है, बट रीसेंट कुछ स्टडीज ने ये चीज फाइंड करी है कि एक और चीज होती है, एक और पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्वार्क्स, ठीक है। क्वार्क्स जो इससे भी छोटा चार्ज कैरी करता है, ±2/3e का या ±e/3 का, बट दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स में। सिंगल क्वार्क जो है वो अभी नहीं मिला है, तो अभी हम जो स्मॉलेस्ट और इंडिविजुअल चार्ज है वो ±e ही कैरी करते हैं, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई बच्चों। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, विच इज ट्रांसफरेबल नेचर ऑफ चार्ज। सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफरेबल नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कई बार तुमने नोटिस करा होगा कि हम किसी चीज को टच करते हैं, किसी इंसान को टच को एकदम से झटका लगा, ठीक है। सर्दियों में तुमने नोटिस करा होगा बाल को कॉम्ब करो और एकदम से बाल उड़ने लगे, या ब्लैंकेट के अंदर कभी स्पार्क्स दिखे, ठीक है। वो क्यों होता है उस चीज को ध्यान से समझना। आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके पास चार्जेस होंगे, ठीक है, भले न्यूट्रल है, ये हमें समझ में आ चुका है कि उसके पास चार्जेस होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर होगा। सो कई बार कुछ ऑब्जेक्ट्स में ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड तो किए हुए बट लूजली होल्ड किए हुए हैं, कि जरा सी एनर्जी दोगे तो वो उसको छोड़ देगा, ठीक है। और कोई दूसरे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बड़े टाइटली होल्ड करे हुए होते हैं, वो इजीली नहीं निकालने देते इलेक्ट्रॉन को। तो जो बहुत लूजली इलेक्ट्रॉन को होल्ड किए हुए जो इजीली निकाल देते हैं, दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स, ठीक है, पढ़ो होगा इसके बारे में। और जो इजीली नहीं निकालते, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं, उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स, ठीक है, ये भी पढ़ा होगा। तो हर अलग अलग ऑब्जेक्ट की, अलग अलग मटेरियल की, अलग अलग मैटर की अलग अलग टेंडेंसी होती है। अब सपोज तुम्हारे पास ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स आ गए, ए और बी। ए जो थोड़ा कंडक्टिंग प्रॉपर्टी रखता है, बी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी रखता है, और ये आपस में रब हुए, ठीक है। जब ये आपस में रब होते हैं तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। फ्रिक्शन के बारे में पता होगा, फ्रिक्शन हीट जनरेट करता है, वो हीट, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है, और अगर इतनी मिल गई कि वो अपने एटम से बाहर निकल सकता है या उस ऑब्जेक्ट से बाहर निकल सकता है, तो वो निकल जाएगा, ठीक है, और वो उसकी तरफ जाएगा जो दूसरे पास है। तो जैसे सपोज यहाँ से निकल के इसमें इलेक्ट्रॉन चला गया, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें से निकला तो पॉजिटिव बढ़ गया, डेफिशिएंसी होगी, तो +1e का चार्ज इस पे आ गया और -1e का चार्ज इस पे आ गया। ये जो चार्ज इसके ऊपर डेवलप हुआ, मतलब ये जो सरफेस और एक्स्ट्रा चार्ज इसके ऊपर डेवलप हो रहा है, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक चार्ज, ठीक है। ये स्टैटिक चार्ज स्टेबल नहीं होता, ठीक है। अगर ये किसी और के कांटेक्ट में आएगा वो फ्लो कर जाएगा, जैसे मैंने इसको टच करा, वो फ्लो करेगा। चार्ज फ्लो करते हैं, हमें शॉक फील होता है, करंट फील होता है। अगर हम इसको अर्थ से कनेक्ट करते हैं, सारा का सारा चार्ज अर्थ पे चला जाएगा। अर्थ इज अ वेरी बिग कंडक्टर, ठीक है। अगर एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर है, तब इसके ऊपर चार्ज रहेगा, ओके। सो हमें यहाँ पे क्या देखा कि चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल सकते हैं अगर उनको वो एनर्जी मिले निकलने के लिए, ठीक है। सो दिस इज द अनदर ट्रांसफरेबल नेचर ऑफ चार्ज। हम इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ ग्लास रॉड एंड सिल्क, ठीक है। मेरे पास एक ग्लास की रॉड है और एक सिल्क क्लॉथ है। मैंने इस क्लॉथ से रॉड को रब किया, ठीक है। दिस इज योर ग्लास रॉड और ये आपके पास है सिल्क क्लॉथ। तो जब ये रब होते हैं तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पे +5 का चार्ज है, मतलब इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन एंटर हुए तो इसके ऊपर भी आएगा, ठीक है। 5 ही नेगेटिव चार्ज आएगा, दैट मीन्स कितना आ रहा है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आ रहे हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर मैं तुम्हें 2-3 प्रॉपर्टीज और समझा देती हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज,
ठीक है, ये सारा टॉपिक समझने वाला है बिकॉज इसका एप्लीकेशन तुम यूज करोगे। एज सच कुछ एग्जाम में नहीं आएगा, बट इसको समझना बहुत जरूरी है कि इसके जो एप्लीकेशन है वो आएंगे। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ के अंदर इलेक्ट्रॉन गए, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन गए। अब ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है, क्या इसमें आधा इलेक्ट्रॉन जा सकता है या 1.5 इलेक्ट्रॉन जा सकता है या कुछ और जा सकता है? नहीं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, वो सिर्फ इंटीग्रल नंबर में होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी to another is in integral multiple of E, is in integral multiple of E. E is the smallest charge, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E में होगा। दैट मीन्स जो तुम्हारा चार्ज Q किसी बॉडी पे डेवलप होगा वो प्लस माइनस NE हो सकता है। ठीक है, E is the smallest unit of charge and N can be 1, 2, 3 and so on। ठीक है, कई बार क्या होता है जब हम बहुत लार्ज बॉडीज में बात करते हैं, क्योंकि बहुत स्मॉल चार्ज है तो वो नहीं रहता इंटीग्रल, तो हम उसको कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में ले लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर तुम एक और फॉर्मूला देख सकते हो कि अगर बॉडी के पास N1 प्रोटॉन्स हैं और N2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसके पे जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा? इफ अ बॉडी हैज N1 प्रोटॉन्स एंड N2 इलेक्ट्रॉन्स, तो उस पर जो नेट चार्ज होगा Q नेट, वो होगा N1 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर दो और E से मल्टीप्लाई कर दो, वो उसके ऊपर नेट चार्ज होगा। ठीक है, तो दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की चार्ज क्वांटाइज्ड है। और क्वांटाइज मतलब जो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है उसके इंटीग्रल मल्टीपल में ही किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज हो सकता है। अगर ये n 1.2, 1.3, 1.5, 1/6 ऐसे आ रहा है तो वो पॉसिबल नहीं है। क्वार्क्स में हमने देखा था कि फ्रैक्शन में है, बट वो पेयर्स में है। अभी तक नेचर में हमें अलग क्वार्क्स नहीं मिले हैं कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करें। ठीक है, इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं तुम्हें समझाती हूँ, जो है मास वेरिएशन। इसी टॉपिक, मतलब ये जो अपन एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं इसी में ही। ठीक है, तो मास वेरिएशन में क्या होता है, ग्लास और सिल्क में जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करें, ये ग्लास रॉड थी +5 चार्ज की, ठीक है, +5 E की, और ये तुम्हारे पास एक सिल्क क्लॉथ था -5 E का, और 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे, है ना, फ्रॉम ग्लास टू सिल्क। अब इसमें मास वेरिएशन क्या है? इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है, अब ये भी अपन ने समझा था कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है विच इज 9.1 × 10⁻³ kg, कम है बट है। तो अगर एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दैट मीन्स इनके मास में कुछ वेरिएशन होगा। इसका जो भी मास था ग्लास का, 5 इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से कम हुआ है। कितना कम हुआ है? जितना 5 इलेक्ट्रॉन का मास हो उतना कम हुआ, क्योंकि निकले इसमें आए हैं, तो जो भी मास था सिल्क का उसमें बढ़ गया ये मास 5 इलेक्ट्रॉन का, तो मास वेरिएशन आता है। कभी भी क्वेश्चन है कि इज देयर एनी मास वेरिएशन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, योर आंसर विल बी यस, देयर विल बी स्मॉल वेरिएशन बट इट विल बी देयर। ठीक है, इसी में एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अपन पढ़ते हैं, ध्यान से समझना, कंजर्वेशन की, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन तुमने बहुत जगह पढ़ा होगा, बिकॉज काइनेमेटिक्स के अंदर तुमने काफी कंजर्वेशन पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। दैट इज चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम रिमेन सेम। ठीक है, क्यू नेट ऑफ अ सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड। ठीक है, दैट इज charge neither created nor destroyed। ओके, अब इस चीज को ध्यान से समझना। यहाँ पे एक वर्ड आया है सिस्टम,
ठीक है, सिस्टम पे सिस्टम ही है सब कुछ, ठीक है, फिजिक्स में भी सब सिस्टम ही है, ठीक है। तो सिस्टम ग्लास और सिल्क का कंबाइंड सिस्टम, ठीक है। अगर हम इस सिस्टम का चार्ज पहले देखें तो ग्लास भी न्यूट्रल था और सिल्क भी न्यूट्रल था, टोटल चार्ज इस सिस्टम का न्यूट्रल था। फिर एक सिस्टम में प्रोसेस हुआ, क्या प्रोसेस हुआ, दोनों आपस में रब हुए जिसकी वजह से चार्ज ट्रांसफर हुआ। ओके, तो चार्ज ट्रांसफर हुआ, इस पे +5 आया, इस पे -5 ही आया, लेकिन एज अ सिस्टम अभी भी इनमें चार्ज जो है वो 0 ही है। दैट मीन्स अभी भी सिस्टम न्यूट्रल है। तो इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन के अंदर हम एक सिस्टम की बात करते हैं। अगर हम एक यूनिवर्स एज अ सिस्टम बोले तो इसका चार्ज हमेशा कंजर्व्ड है। इसीलिए इस यूनिवर्स में अगर कभी कुछ क्रिएट या डिस्ट्रॉयड हो रहा है तो वो हमेशा पेयर्स में होंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव के चार्ज मतलब पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं, वही आपस में डिस्ट्रॉयड होते हैं। अगर +2 क्रिएट हुआ है तो -2 भी क्रिएट होगा ही होगा, और अगर -2 डिस्ट्रॉयड हुआ तो +2 डिस्ट्रॉयड होगा, जिससे टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स हमेशा क्या रहे, कंजर्व्ड रहे, ठीक है। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। ओके, लेट्स डू सम न्यूमेरिकल्स। अभी तक हमने जो पढ़ा उस पर फिर अपन आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट इज कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑन अ 3.11 ग्राम ऑफ कॉपर पे, ठीक है। कॉपर का एटॉमिक मास होता है तुम्हारा कुछ 63.5, एटॉमिक नंबर हो जाएगा 29, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर सबको पता ही है 6.023 × 10⁻23 एटम्स, ठीक है। अब ध्यान से समझना, आसान सा क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है। मास गिवन है तो नंबर ऑफ एटम्स निकाल लो। नंबर ऑफ एटम्स निकालने के बाद इलेक्ट्रॉन्स निकालना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और Q = N लगा देना। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेगा, मास को जो इसका एटॉमिक मास है उससे डिवाइड करके इनटू एवोगैड्रो नंबर। दिस इज केमिस्ट्री, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो, तुम्हारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा। अब एक एटम का एटॉमिक नंबर 29 है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 29। तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कितने हो जाएंगे, 29 इंटू दिस नंबर, ठीक है। और उसके बाद चार्ज निकालना है तो Q = तुम्हारा Ne हो जाएगा। दिस इज N, इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर दो 1.6 × 10⁻19 से। सो योर टोटल चार्ज विल बी दिस। You can calculate that and you'll get your answer, ठीक है। मैं कैलकुलेशन नहीं सिखा रही, मैं फिजिक्स सिखा रही हूँ। सो इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.6 × 10⁻19 से। वैसे आसान है, जस्ट टेक द नंबर्स और फिर इनको आपस में कर दो, यू विल गेट योर आंसर्स। कैलकुलेशन में सजेस्ट करती हूँ, इतनी हार्ड आती नहीं है, बट अगर आ रही है तो आई थिंक फर्स्ट यू शुड फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट्स, ये अपन कर सकते हैं बाद में। ओके, कंसीडर नेक्स्ट क्वेश्चन जो थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड है। इसके अंदर कंसीडर 3 ऑब्जेक्ट्स A, B एंड C है, ठीक है। 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब मैं आपको सिनेरियो समझाती हूँ। When object A and object B rubbed with each other, A will get positive charge and B get negative charge, ठीक है, फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में when object A and C get rubbed, तो you get negative charge, B get positive charge. Question is, what charges B and C acquired when they rub together? When they rub together, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड है, ध्यान से समझना, आसान सा है। A और B आपस में रब हुए तो ऑब्वियसली बात है कि A जो है हैज मोर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स देन B। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा, लूजली बाउंड है तभी इसने देख के पॉजिटिव हो गया, और B के पास देने की वो नहीं, इसलिए उसने लिया और नेगेटिव हो गया।
ए और सी में सी हैज more loosely bound electrons than A, ठीक है। तो C का A से ज्यादा A का B है, इससे अगर हम कंपेयर करें तो C has the most loosely bound electrons, ठीक है। So when B and C are rubbed together, C will definitely get positive charge and B get negative charge, ठीक है। इस क्वेश्चन में तुम लोगों को मैं एक कॉन्सेप्ट भी समझाती हूँ, मतलब एक प्रॉपर्टी भी समझाऊंगी। ओके, कंसीडर 5 बॉल्स जो इस रॉड से हैंग है। ये ए, इसको बंद दे देते हैं। 1 2 3 4 और 5, ये 5 बॉल्स हैंग है। इसमें 1 2 में, 1 and 2 में, 2 and 4 में और 1 and 4 में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन, आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। और 2 and 3 और 4 and 5 आर गेट रिपेल्ड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, आर रिपेल्ड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। क्वेश्चन इज फाइंड चार्ज ऑन फर्स्ट बॉल, ठीक है। फर्स्ट बॉल पे तुम्हें चार्ज निकालना है, ठीक है, ध्यान से समझना। अब इसके अंदर हम एक कंडीशंस ले रहे हैं, मतलब कंडीशंस इन द सेंस कि हम अलग अलग केसेस लेते हैं। इनिशियली मैंने फर्स्ट पे नेगेटिव चार्ज मान लिया, ठीक है। अब फर्स्ट पे नेगेटिव है, फर्स्ट और सेकंड अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो सेकंड पे डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, तभी ये दोनों आपस में होंगे। सेकंड और फोर्थ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इस पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। बट फर्स्ट और फोर्थ पे अब सेम चार्ज आ गया, तो ये रिपेल होंगे, ठीक है। अभी इसी को अपन कंसिडर करते हैं 2 और 3 क्या हो रहे हैं? रिपेल्ड हो रहे हैं, तो इसको पॉजिटिव ले लेते हैं। 4 और 5 भी रिपेल्ड हो रहे हैं, तो इसको नेगेटिव ले लेते हैं। एवरी सिनेरियो इज फाइन, बट 1 और 4 वाला वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम दूसरा कंडीशन लेते हैं, हम फर्स्ट पे ले लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो सेकंड पर हम ले लेंगे नेगेटिव, फोर्थ पे आ जाएगा अगेन पॉजिटिव, इससे ही चेंज हो जाएंगे, इसको नेगेटिव मान लो, इसको पॉजिटिव मान लो। एवरीथिंग वर्क्स वेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट हो रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या हो रहे हैं? रिपेल हो रहे हैं। तो ये वाली कंडीशन कहीं पे भी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, चाहे मैं पॉजिटिव चार्ज लूं चाहे मैं नेगेटिव चार्ज लूं। तो क्या केस हो सकता है? तो देन देयर विल बी द थर्ड केस, दैट फर्स्ट शुड बी न्यूट्रल, ठीक है। तो न्यूट्रल हुआ, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो फर्स्ट सेकंड पे अगर पॉजिटिव होगा चार्ज तो उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है अगर ये कंडक्टिंग है, तो दीज बॉल्स आर कंडक्टिंग, ठीक है। वो कैसे कर सकती है? इसमें चार्ज इंड्यूस करके, जो हम बस थोड़ी सी देर में समझेंगे। तो इसने इसको अट्रैक्ट करा, सिमिलरली नेगेटिव चार्ज भी इसको कर सकता है अट्रैक्ट, एंड दे आर रिपेलिंग इट, फाइन। तो दैट मीन्स योर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, जो चार्ज है फर्स्ट बॉल पे, वो कुछ नहीं होना चाहिए, फर्स्ट बॉल क्या होनी चाहिए? इट इज न्यूट्रल, ठीक है। तो यहां से एक और हमें चीज समझ में आती है कि अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो उससे हम ये नहीं कंक्लूड कर सकते कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चार्ज होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर रिपल्शन हो रहा है, दैट मीन्स दोनों ऑब्जेक्ट पर कुछ ना कुछ चार्ज है, तभी रिपेल हो रहा है। तो यहां से हम एक और चीज कंक्लूड करते हैं कि जो रिपल्शन है, repulsion is only the true test, is the true test किस चीज का? चेक करने का कि वो चार्ज है नहीं है। तो repulsion is the true test of is the true test to check an object is charged or not, to check an object is charged or not, ठीक है। तो रिपल्शन इज अ ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि अगर एक ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा बट रिपेल
नहीं होगा। ठीक है, तो इससे हमें एक और क्वेश्चन समझ में आया, एक प्रॉपर्टी और इसकी समझ में आई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक और लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक ऑब्जेक्ट को हम चार्ज किस तरीके से कर सकते हैं, मोड ऑफ चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, दैट चार्ज इज इनवेरिएंट ऑफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स, ये क्या मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्पीड से क्या मतलब है, देखो देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज लाइक मास, ऑब्जेक्ट का मास, ऑब्जेक्ट की लेंथ, टाइम वगैरह, ये सब चीजें चेंज होती है स्पीड के साथ। अब ऐसी वैसी स्पीड नहीं, व्हेन द स्पीड इज वेरी वेरी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, c विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस स्पीड से जा रहा है, ये इसके बिल्कुल क्लोज है, तो उसके मास में, उसके लेंथ में, उसके टाइम में वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, ये हमारा आइंस्टाइन लॉ का था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने हमें बताया था। लेकिन जब हमने चार्ज को देखा, ठीक है, तो उसकी वैल्यू, कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई चार्ज है, लेट से 2 कूलम का चार्ज है, वो वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर वो वेरी क्लोज है टू दिस स्पीड की, दैट इट रिमेन्स इनवेरिएंट। ठीक है, तो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद जो हम समझेंगे वो पढ़ेंगे मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ठीक है, जिसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज के लेक्चर में बस यही लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज, हम 3 तरीके से चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे पहला है, ठीक है, चार्जिंग बाय रबिंग, जो मैं अपन ने पहले भी अभी जस्ट एक एग्जांपल में समझा था कि फ्रिक्शन से आता है, उसको फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। वही कॉन्सेप्ट दोबारा से हम इसको समझ रहे हैं। ओके, तो चार्जिंग बाय रबिंग के अंदर क्या होगा, व्हेन 2 bodies rubbed with each other, one get positively charged and other get negatively charged. Okay, so charging by rubbing में when 2 bodies rubbed with each other, they get equal and opposite charge. ठीक है, the body that donate electron get positively charged, and other get negatively charged. ठीक है, ये दोनों बॉडीज कंडक्टिंग होनी चाहिए, इंसुलेटिंग बॉडीज पर ऐसा नहीं होता। और अगर हमने उसको किसी चीज से कनेक्ट कर रखा है, जैसे मैं पकड़ करके उसको करूँ, तो मेरी बॉडी, माई बॉडी इज ऑल्सो अ कंडक्टर, तो वो मेरी बॉडी से होती हुई अर्थ में चली जाएगी, तभी वो चार्ज नहीं होगा। उसे किसी इंसुलेटिंग चीज से पकड़ना जरूरी है, तभी उसके ऊपर चार्ज स्टे करेगा, अदरवाइज इट विल फ्लो आउट। ओके, तो इसमें जो ये जो चार्ज जनरेट होता है रबिंग से, उसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। ठीक है, चार्ज develop due to rubbing is called frictional electricity. सिंपल सी चीज है, इसके अंदर एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ग्लास रब्ड विथ सिल्क, ठीक है, ग्लास, इस पे MCQ आ जाते हैं, rubbed with silk, ठीक है, get positively charged and silk negatively charged, ठीक है। जब हम कॉम्ब करते हैं हेयर्स को, तो हेयर्स भी चार्ज हो जाते हैं। क्लाउड्स में फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है, लाइटनिंग होती है, तो क्लाउड्स में अंदर की तरफ नेगेटिव होते हैं, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आते हैं। ठीक है, तो ये होता है चार्ज बाय रबिंग। इसके अलावा और 2 मोड्स हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन से एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन से, जो अपन इसको समझ। तो नेक्स्ट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है, इसके अंदर
टू बॉडीज, ठीक है, वन चार्ज्ड एंड अदर अनचार्ज्ड come in contact to each other, come in contact to each other, ठीक है। और उसके बाद जब कांटेक्ट में आती है तो चार्ज फ्लो होता है और डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, ये इंसुलेटिंग स्टैंड पर एक कंडक्टिंग बॉडी है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है +4 का, और ये एक आपके पास न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। आफ्टर देन दे कम इन कॉन्टैक्ट, तो कांटेक्ट में आने की वजह से इस पे जो सरफेस है वो ज़्यादा होगा, द चार्ज विल फ्लो, ठीक है, ड्यू टू द ओन रिपल्शन। पॉजिटिव चार्ज है वो रिपेल होंगे, वो फ्लो करेंगे और इस पूरे सरफेस के ऊपर फैल जाएंगे। जितना ज़्यादा उसको एरिया मिलेगा, जितना ज़्यादा वो रिपेल हो सकता है, उतना ज़्यादा वो रिपेल होगा और वो फैल जाएगा। दैट मीन्स दोनों बॉडीज अब जो है वो चार्ज होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसको थोड़ा सा और डीप में लेके चलते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम ये मानते हैं कि दोनों की दोनों बॉडीज जो हैं वो क्या है, चार्ज्ड है। फिर क्या होगा, ठीक है। तो अब लेट्स डाइव थोड़ा सा और इसके अंदर इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं अपन। तो लेट्स कंसीडर वी हैव टू चार्ज बॉडीज, ठीक है, अलग अलग चार्जेस हैं। लेट्स से ये तुम्हारे पास +3e से चार्ज है, ये -7e से चार्ज है। अभी कांटेक्ट में आई, ये कंडक्टिंग वायर से जुड़ गई, ठीक है। जब ये कंडक्टिंग वायर से जुड़ती है तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहा है, और वो चार्ज फ्लो होगा जब तक दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट सेम पोटेंशियल पर ना आ जाए, ठीक है। किस पर ना आ जाए, सेम पोटेंशियल पे, तब तक चार्ज फ्लो होगा। चार्ज में कौन फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। कहाँ से, फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, लोअर टू हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा। लोअर वाला जो होता है वो जनरली नेगेटिव होता है, ठीक है, और जो हायर पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव पर होता है। बैटरी के सिग्नल से भी तुमने देखा होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करेंगे फ्रॉम बॉडी बी टू ए। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा, तो यहाँ पे फ्लो होंगे। वो तब तक फ्लो होंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है। तो सेम पोटेंशियल करने के लिए V1 = V2 होना जरूरी है, मतलब A का पोटेंशियल और B का पोटेंशियल सेम होना जरूरी है। इसका फॉर्मूला तुम पढ़ोगे इन चैप्टर 2 में, ठीक है, वहां पे मैं समझाऊंगी कि कैसे निकाल सकते हैं। बट एक टिप है कि फॉर सेम शेप एंड डायमेंशन, अगर दो बॉडीज हैं और सेम शेप एंड डायमेंशन की, चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, ठीक है, दोनों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दोनों में चार्ज सेम होगा, QA और QB सेम होगा, ठीक है। कैसे निकाल सकते हो, दोनों के चार्ज को ऐड कर दो, क्योंकि वो -7 है, ये +3 है, डिवाइडेड बाय 2, -4/2 -2e का चार्ज दोनों पर आ गया। तो आफ्टर दैट इस पे भी आया -2e का चार्ज और इस पे भी आ गया -2e का चार्ज। जब दोनों सेम हो गए, अब इलेक्ट्रॉन्स और ट्रांसफर नहीं होंगे। अगर ध्यान से देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, -7 से -2 हो गए, +3 से -2 हो गए, तो 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, फ्रॉम लोअर टू हायर, ठीक है। अगर सेम शेप है, डायमेंशन सेम है, तो चार्ज दोनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। इसको समझने के लिए अपन एक और न्यूमेरिकल करते हैं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज करो तुम्हारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं ABC, ओके। यू हैव 3 ऑब्जेक्ट्स A, B और C, ठीक है। आइडेंटिकल, इनिशियली आइडेंटिकल है, स्फेरिकल है शेप में, सेम डायमेंशंस हैं और इनिशियली न्यूट्रल है। अब बाद में इसमें मैंने +3 मिली कूलम्ब का चार्ज दे दिया, B को भी +3 मिली कूलम्ब का चार्ज दे दिया और C को -6 मिली कूलम्ब का चार्ज दे दिया, ठीक है। अब क्या कंडीशन आई कि A and C are touched together and move apart. A and C are touched and move
अपार्ट, ठीक है। उसी तरह बी एंड सी आर टच्ड, मतलब उनको टच करा गया, कॉन्टेक्ट में लाया गया एंड मूव अपार्ट, ठीक है। द क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन, मतलब दोनों को टच करा तो ऑब्वियसली बात है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। व्हाट विल हैपन व्हेन ए एंड सी आर कम टुगेदर एंड बी एंड सी कम टुगेदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, व्हाट हैपन फर्स्ट when A and C come together, मतलब अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, और when B and C come together, ओके। तो ध्यान से समझना, क्योंकि A और C टच हुए हैं तो इनमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा और कितना होगा, +3 - 6/2, दैट इज -3/2। अब यहाँ पे E नहीं है, ठीक है, ये मिली कॉलम है, तो फ्रैक्शन से कंफ्यूज मत हो जाना। मैं बताया था कि जब हम बड़ी उसमें बात करते हुए कंटिन्यूस में आएगा तो हमारे पास पॉइंट्स में भी आएंगे, बट दैट इज नॉट ई, दैट इज कॉलम, ओके, चार्ज है वो। फिर हम बी और सी को लाए तो इन दोनों पे जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा, बी पे चार्ज है +3 का, और सी पे जो चार्ज है वो -3/2 हो चुका है, तो -3/2 और होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 3 2 6, 6 में से 3 गए 3, 3/2 और नीचे 2 चल ही रहा है तो 3/4 हो जाएगा, एंड पॉजिटिव का है ना, क्योंकि 2 3 6 प्लस का है, मिली कॉलम। नाउ ए एंड सी अगर हम देखें तो क्यू ए पे चार्ज है -3/2 कॉलम का, मिली कॉलम। बी पे चार्ज आ गया तुम्हारे पास 3/4 मिली कॉलम का, और सी पे भी चार्ज आ गया 3/4 मिली कॉलम का, फाइन। तो व्हेन ए एंड सी आर कम टुगेदर, तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और व्हेन बी एंड सी आर कम टुगेदर, दोनों पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ऐसे हमने दोनों चार्ज बॉडी जब कॉन्टैक्ट में आई, हमने उनके चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा। इसको और हाई लेवल में जब इनके डायमेंशन सेम नहीं है तो पोटेंशियल से कैसे इक्वल करते हैं वो मैं तुम्हें फर्दर समझाऊंगी, बट अभी हम लेके चल रहे हैं केस की सेम डायमेंशन पर है, तो सिंपल चार्जेस को प्लस करके अपन ने 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कैसे कंडक्शन से तुम्हारा चार्ज जब कांटेक्ट में आ रहे हैं तो कैसे फ्लो हो रहा है। लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि इंडक्शन से क्या होगा, अगेन इंपॉर्टेंट। ओके, सो योर लास्ट थर्ड मोड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। तो इंडक्शन से क्या होगा, नो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस वजह से मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो इसके कॉन्सेप्ट को ही समझना। इसमें क्या होगा कि आपके पास एक चार्ज बॉडी बिना किसी कॉन्टैक्ट के दूसरी बॉडी को चार्ज करेगी, ठीक है। तो यू हैव वन चार्ज बॉडी, लेट्स से यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज बॉडी जो एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर है जिससे चार्ज कहीं फ्लो ना करे। इसके पास हमने एक न्यूट्रल कंडक्टर रख दिया, ठीक है। कंडक्टर होना जरूरी है, अगर इंसुलेटर हुआ तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हम चार्ज को इंड्यूस्ड करवा रहे हैं। ये पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी के, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सारा होगा, बट नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस वाले सरफेस पर आ गए क्योंकि पॉजिटिव उसको अपनी तरफ खींच रहा है, और पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, तो ये दूसरी साइड जाकर के चला जाएगा। इसको, इस चीज को हम बोलते हैं इंडक्शन, इंड्यूस्ड करवाना, जिसके अंदर हमारे नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो जाते हैं, पोलराइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। ये सिर्फ कंडक्टर्स में है, इंसुलेटर्स में नहीं होता, थोड़ा सा होता है, उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर क्लासेस में। ये जो चीज है ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज है तो उसके लिए इंडक्शन नहीं होता। पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट कौन सी होगी कि सपोज तुम्हारी ऑब्जेक्ट जो है वो इतनी दूर रखी है दैट डिस्टेंस इज वेरी मच इन कंपैरिजन टू द डिमेंशन, ठीक है। डिमेंशन की कंपैरिजन में जैसे वो कुछ mm की है और डिस्टेंस किलोमीटर में है, तो इन दैट सिनेरियो द ऑब्जेक्ट्स आर कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, वहां इंडक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट्स बड़ी है जिसमें ये इंड्यूस्ड हुए। नौ जो दूसरी साइड है हमने उसको क्या कर दिया, अर्थ हिट कर दिया। ये अर्थ का साइन होता है, अर्थ इज अ बिग कंडक्टर। तो जब हम अर्थ हिट करते हैं तो अर्थ के अंदर जो चार्ज है वो
डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये वाला जो पार्ट है ये डिस्चार्ज हो जाएगा। होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो आकर के वो इस वाले पार्ट को न्यूट्रल कर देंगे, ठीक है। तो ये चार्ज हम बेसिकली कहते ये हैं कि सारा का सारा चार्ज अर्थ में फ्लो हो गया, ठीक है, एंड देन वी रिमूव इट फ्रॉम अर्थिंग से, ठीक है। अगर हम इन दोनों को सेपरेट करें कि ये वाला अभी हटा दें तो सिर्फ ये बॉडी रह जाएगी जिसपे सारा का सारा चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो बिना किसी कांटेक्ट में आए इसने इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ने इसको नेगेटिवली चार्ज बना दिया। इक्वल चार्ज, वो +5 का था, इसको -5 का बनाया, और अपोजिट नेचर में, वो पॉजिटिव था वो नेगेटिव था। तो इंडक्शन के अंदर जो है वो चार्ज होता है चार्जिंग विदाउट कांटेक्ट से, ठीक है, और द चार्ज्ड बॉडी जो है इंड्यूसेस charge of equal and opposite magnitude on the other object में, ठीक है। समझ में आया इसका मैकेनिज्म। तो इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, जो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट में नहीं होता, विदाउट एनी कॉन्टेक्ट एक बॉडी दूसरी बॉडी को चार्ज कर देती है बाय इंड्यूसिंग द चार्जेस, ठीक है। सो दैट इज द थर्ड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज। इसके बाद अपन कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं। आज के लेक्चर में बस यही था कंसेप्ट, एंड कुछ न्यूमेरिकल्स के बाद जो चार्ज का टॉपिक है वो अपन का कंप्लीट होता है। उसके बाद जो है वो हम पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रोस्टैट्स के बारे में, जिसका फर्स्ट लॉ है कूलम्ब्स लॉ। सो नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द कूलम्ब्स लॉ। इसके बाद हमारी थोड़ी सी लेवल अप हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैट्स। एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो अपन अभी पॉइंट चार्जेस के बारे में बात कर रहे थे और बड़े ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, उसी पर ही क्वेश्चन है कि डू लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। वैसे तो आंसर नो होना चाहिए, बट येस हो सकता है कंडीशन में, ठीक है। द डू लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, येस, if they have unequal charges and they are extended object, not for the point size object, ठीक है। तो if two objects have unequal charge, उस केस के अंदर लाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर सकते हैं by the process induction only। सपोज ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो पॉजिटिवली चार्ज है बट ज्यादा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +10 की है, एंड ये एक ऑब्जेक्ट है जो +3 है। अब इसमें नेगेटिव चार्ज भी होगा बिकॉज ये +10e का है, तो ये स्ट्रॉन्ग है, ये इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो इस बॉडी का जो नेगेटिव चार्ज है वो थोड़ा इस साइड आ जाएगा। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो इस वाली सरफेस पर आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज उधर चला जाएगा। ज्यादा है बट थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। नाउ ये सरफेस पे जो इस साइड पॉजिटिव चार्ज है उसका इधर एक अट्रैक्शन होगा और इसका यहाँ पे एक रिपल्शन होगा। ये जो डिस्टेंस है वो कम है, ठीक है। तुम्हें पता होगा ना कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पास लेकर जाएंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, दिस इज ऑब्वियस थिंग। तो इनके बीच में डिस्टेंस कम हुआ तो इधर फोर्स बढ़ गया, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो फोर्स कम हो गया। दैट मीन्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा एग्जीट हो गया फोर्स ऑफ रिपल्शन से, ठीक है। सो इन दैट सिनेरियो दो लाइक चार्ज ऑब्जेक्ट्स थे, वो अट्रैक्ट हुए एक दूसरे से। कब? जब दोनों अनइक्वली चार्ज थे, ओके। सो दिस इज ओनली पॉसिबल फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। पॉइंट साइज होता तो ये पॉसिबल नहीं था कि टू पॉइंट साइज लाइक, मतलब टू ऑब्जेक्ट्स, टू पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट हैविंग लाइट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो वहां हम आंसर नो कहते, ओके। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स, वन चार्ज एंड अदर अनचार्ज्ड है, ठीक है। एक चार्ज एक अनचार्ज है। व्हाट इज द चार्ज ऑन बोथ द ऑब्जेक्ट्स आफ्टर दे कम इन कांटेक्ट, ठीक है। फाइंड
charge on each object after they come in contact, after they come in contact। ठीक है, तो बहुत इजी सा चीज़ है। इसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें एड ऑन होगा जिसको अपन थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। तो सपोज करिए एक ऑब्जेक्ट है, क्यू चार्ज से है, ठीक है, ये है जिसपे कोई चार्ज नहीं, जीरो है, इंसुलेटिंग है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है। ये कांटेक्ट में आए, अब इनके ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, क्यू प्लस 0/2 विच इज q/2, एज सिंपल एज दैट। बट इसके अंदर एक और कंडीशन है, नाउ अ पॉजिटिव रॉड come close to both the objects, ठीक है, and the sphere close to the rod get -q charge. Find charge on another sphere. Find charge on other sphere, ठीक है। तो नाउ ये एक रॉड आई जो पॉजिटिवली चार्ज थी इन दोनों स्फीयर्स के ऊपर, जिसको हमने कांटेक्ट में रख दिया था, और इस पे q/2 चार्ज हुआ। ये बोल रहा है जब ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास आई तो इस पे -q चार्ज आ गया, ये q' मुझे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे लगेगा कंजर्वेशन, ठीक है। इनिशियली सबसे पहले सिस्टम पे पास जो टोटल चार्ज था वो q था, इधर भी q था, कांटेक्ट होने के बाद भी q/2 प्लस q/2 q होगा। तो जब रॉड इसके पास आई है तभी भी इनका जो चार्ज है वो q ही रहेगा, बिकॉज कुछ भी सिस्टम के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, टोटल चार्ज विल रिमेन कंजर्व, दैट इज योर -q प्लस q' अभी भी q के ही बराबर होगा, ठीक है। तो ये -q आ गया, तो q' आपके पास क्या आ गया, 2q। तो अगर ये -q हुआ है तो ये +2q होगा, जिससे दोनों का चार्ज अभी भी q ही रहे, ठीक है। तो दिस इज इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जो कंजर्वेशन को बताती है। एक और क्वेश्चन करेंगे विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, एंड अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, सपोज यू हैव 2 बॉडीज, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है F1 फोर्स से, और अनदर केस में 2 अपोजिट चार्ज बॉडीज हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है F2 फोर्स से। द क्वेश्चन इज, क्या F1 बड़ा है F2 से, क्या F1 छोटा है F2 से, क्या F1 इक्वल है F2 से। नो, इट्स एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, क्योंकि अगर हमें चार्ज दोनों पे +3 दिख रहा है तो हम कह सकते हैं कि दोनों के फोर्सेस सेम होंगे। अगर ये पॉइंट चार्ज होता तो हम कह सकते थे कि सेम है, बट दे आर नॉट पॉइंट, दे आर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे सिनेरियो बदल जाएगा। अगेन एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर हम फर्स्ट केस को देखें, फर्स्ट केस के अंदर ध्यान से समझना, ये जो पॉजिटिव चार्ज है एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, ठीक है। तो ये एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो सारा पॉजिटिव चार्ज इस वाली सरफेस पर आ जाएगा, ठीक है। जो पूरा था, मतलब यहाँ पे रिपल्शन हुआ और ये आ गया, कहाँ पर आ गया, आउटर सरफेस पर आ गया। दैट मीन्स इनका जो इफेक्टिव डिस्टेंस था इंक्रीज हो गया, ठीक है, क्योंकि इस वाली सरफेस पे यहाँ पे एक रिपल्शन हो रहा था, उस रिपल्शन ने सारे चार्ज को आउटर सरफेसेस के ऊपर भेज दिया, तो इफेक्टिव इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से जो F1 फोर्स था डिक्रीज हुआ। और सेकंड सिनेरियो के अंदर तुम्हारे चार्जेस अपोजिट थे, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन हुआ और सारा का सारा चार्ज इधर वाली सरफेस पर आकर के जमा हो गया यहाँ पे, ठीक है। दैट इज इफेक्टिव डिस्टेंस यहाँ पर डिक्रीज हो गया, क्योंकि डिस्टेंस डिक्रीज हुआ है तो F2 जो होगा विल इंक्रीज,
तो इन दोनों सिनेरियो के अंदर जो फोर्स F2 होगा वो बड़ा होगा F1 से। ओके, so this is very interesting. अगर नॉर्मल पढ़ते तो हम C को कर देते, बट C नहीं, B will be the answer if this is the extended object. तो इंडक्शन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब एक बड़े ऑब्जेक्ट की बात करते हैं हम, तो वहाँ पे इंडक्शन आ जाता है, जिसका एप्लीकेशन हम आगे भी पढ़ेंगे. सो दिस इज ऑल फॉर दिस टुडेज वीडियो. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स के बारे में, उसकी कोलम्ब्स लॉ के बारे में, विच इज इम्पोर्टेंट लॉ, और हम कैलकुलेट करेंगे कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कितना होता है, उसका क्या मैग्नीट्यूड है, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, द डायरेक्शंस एंड एवरीथिंग. ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.